हालांकि अब इस तरह की तस्वीरें हैरान नहीं करती, क्योंकि इस तरह हंगामे की बातें आम सी बात बन चली है। कई बार किसी एक पक्ष से तो कई बार किसी दूसरे पक्ष से, और सारा ठीकरा मीडिया पर फोड़ना यह आज का चलन सा लगता है। जो आपने देखा ये अटेर में हंगामे की तस्वीरें रिजल्ट के तुरंत बाद की थी। हम चाहते तो नहीं थे कि तस्वीरें आप तक पहुंचाएं, लेकिन निश्चित तौर पर यह बाद में एक मुद्दा बन गया। हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों ने हंगामा किया, मीडिया से बदसलूकी की। आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत जश्न के नजारों के साथ करना चाहते थे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कुछ ऐसा कर दिया कि हम आपको शुरू में यह दिखाने के लिए मजबूर हो गए। इन तस्वीरों को देखने के बाद अगर हम ये कहें कि खिसियाई बीजेपी मारन धावे, तो क्या हम गलत हैं? यही हमारी आज की खास पेशकश का नाम भी है। मध्य प्रदेश में 2 उपचुनाव के रिजल्ट आ गए, स्कोर रहा 1-1 यानी 1-1 बराबरी पर। अटेर की हार के बाद बीजेपी ने जिस तरह प्रतिक्रिया दी, उसका पॉलिटिकल मैसेज अच्छा जाएगा ये नहीं कह सकते। निश्चित तौर पर पार्टी नेताओं को उस पर लंबी सफाई देनी पड़ेगी। रिजल्ट पर हम बहस शुरू करें उसके पहले देखते ये रिपोर्ट। जश्न की 2 तस्वीरें, जीत के 2 अध्याय। इस बार स्कोर रहा 1-1। मध्य प्रदेश की सियासत में उपचुनाव के दोनों मुकाबले किसी 2020 मैच से कम रोचक नहीं रहे। सुबह जैसे ही भिंड में ईवीएम मशीनों ने अपना मुंह खोलना शुरू किया, अटेर को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया। शुरू में कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत ने बढ़त बनाई, तो तीसरे चौथे चरण में भाजपा के अरविंद भदौरिया आगे हो गए। रस्साकशी के बीच मतों का मार्जिन 200 से 500 के बीच रहा और आखिर में हेमंत कटारे ने अपने पिता सत्यदेव कटारे के किले पर कब्जा बरकरार रखा। दो 2013 में सत्यदेव कटारे से हार का मुंह देखने वाले अरविंद भदौरिया एक बार फिर खेत रहे। उधर बांधवगढ़ में शुरू से ही भाजपा की बढ़त रही और यहां मंत्री ज्ञान सिंह के बेटे शिव नारायण सिंह ने कांग्रेस की सावित्री सिंह पर एक तरफा जीत हासिल की। अटेर की हार में भाजपा अब कहीं न कहीं चुनाव आयोग की भूमिका भी देखने लगी है। चुनाव है, हम हमारी पराजय को स्वीकार करते हैं। आने वाले समय में हम समीक्षा करेंगे। अटेर 2018 में हम जीते इसका प्रयत्न करेंगे। हम ये जरूर कह सकते हैं कि बांधवगढ़ हमने 25,000 वोटों से जीती है। हमारा जनाधार बढ़ा है, हमारा वोटर बढ़ा है। जिस प्रकार का घटनाक्रम भी चुनाव आयोग के द्वारा अकारण किया गया और एक ऐसा क्रिएट किया गया है जैसे कि सारी ईवीएम मशीन पहले से ही प्लान है, जो कि अब सब फेल होता दिखता है। अगर प्लान है तो फिर ये इस तरह का ट्रेंड क्यों आता। लेकिन एक जो माहौल बना था, मुझे लगता है कि जनता में कहीं ना कहीं उसका मैसेज भी ठीक नहीं गया है और हो सकता है कि हमारी भी कुछ कमियां रही होंगी। कांग्रेस ने सिंधिया को अटेर का जिम्मा सौंपा था, तो अजय सिंह को बांधवगढ़ भेजा गया था। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के साथ ही मोहन प्रकाश भी इन चुनावों पर नजर बनाए हुए थे। उधर भाजपा की तरफ से सीएम शिवराज ने दोनों क्षेत्रों में मोर्चा संभाल रखा था और रणनीतिकारों के रूप में तकरीबन 1 दर्जन मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी। भाजपा की यह कोशिश रही कि वो दोनों सीटें जीत ले, लेकिन कम वोट से ही सही कांग्रेस ने अटेर पर कब्जा बरकरार रखा। अटेर के चुनाव को शिवराज वर्सेस सिंधिया के तौर पर भी देखा गया, जिसमें परिणाम के आधार पर सिंधिया आगे रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात पर, उनके अनुरोध पर एक तो मध्य प्रदेश के सारे वरिष्ठ नेता एक सूत्र में बंधे। पूरे कांग्रेस की ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कुशल नेतृत्व को और उनकी कार्य क्षमता को, जिन्होंने पूरी कांग्रेस को, मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं को, छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं को एक किया। ये जीत का सिरा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कुशल नेतृत्व को जाता है।
2018 के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में अब दोनों ही राजनीतिक दल इलेक्शन मोड में दिखने लगे। अटेर की जीत से कांग्रेस का मनोबल तो बढ़ेगा, पर सवाल यही है कि क्या एक जीत पूरी पार्टी को उसका खोया मनोबल और आत्मविश्वास लौटा पाएगी। आलोक पंड्या, IBC 24, भोपाल। तो इस बहस और इस चर्चा की शुरुआत हम इस सवाल के साथ करना चाहते थे कि क्या इन नतीजों को वाकई आप अगले वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव और उसकी तैयारी से जोड़कर देख सकते हैं। कि दूसरा सवाल कि क्या इसमें कांग्रेस के जिन नेताओं को लगातार परिवर्तन की बातें करते आप देखते सुनते आए थे, क्या अब इससे बल मिलेगा? क्या वाकई नेतृत्व परिवर्तन और खास तौर से किसी एक गुट को आगे करने को लेकर जो बयान दिए हैं कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, क्या इस बात को इससे गति मिलेगी? तीसरा और सबसे अहम मुद्दा जिस पर हम बात करेंगे कि आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है कि कभी भी हार का ठीकरा आप दूसरों पर फोड़े। ईवीएम के ऊपर कभी फोड़ा गया और कभी इसका ठीकरा मीडिया के ऊपर भी फोड़ा गया, गुस्सा मीडिया के ऊपर भी दिखाया गया। इन सारे सवालों और इन सारे मुद्दों को लेकर हम आज की बहस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मिलवा दें जो हमारे आज के बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में गोविंद मालू जी जुड़े हैं, बीजेपी के नेता। भोपाल से लक्ष्मण सिंह जी हैं, कांग्रेस के नेता। और साथ ही दीपक तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। दीपक जी के पास में जाऊंगा बाद में, क्योंकि जो घटनाक्रम घटा था हमने उनका रिएक्शन इस पर लिया था। गोविंद जी, सबसे पहली बात यह कि एक जगह जीते एक जगह हारे, फिर एक जगह जहां हार हुई वहां इतना गुस्सा क्यों, इतनी खींच क्यों कि कभी मीडिया के ऊपर तो कभी जो निर्वाचन आयोग की टीम वहां थी उसके ऊपर गुस्सा उतारना पड़ा कार्यकर्ताओं को? देखिए, लोकतंत्र में जीत वही महत्वपूर्ण होती है और जीत को शिरोधार्य करना चाहिए सभी को। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी पहली रिएक्शन में कहा कि लोकतंत्र में लोकमत की जीत है। तो ये एक अलग ढंग की बात जो आप बता रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने यदि कहीं कोई ऐसी उत्तेजना आ गई हो या कहीं किसी के कारण कोई रिएक्ट किया हो, तो वैसा मैं समझता हूं कि सहज रूप से लेना चाहिए। लेकिन उस समय की वहां की स्थिति क्या रही होगी ये हम नहीं बता सकते यहां से बैठकर। लेकिन जो भीड़ होती है उसका अपना एक अलग शास्त्र होता है। और भीड़ के समय क्या कौन उत्तेजना फैलाता है, कौन प्रोवोकेट करता है, ये अलग विषय है। लेकिन संयत रहना चाहिए, अनुशासित रहना चाहिए, ये सभी इस बारे में सहमत होंगे। चाहे गोविंद जी, एक बड़ी अजब सी स्थिति है, माफ कीजिएगा आपको रोक के बीच में सवाल पूछ रहा हूं। एक बड़ी अजब सी स्थिति है कि कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि ईवीएम में गड़बड़ी है। जैसे ही ये नतीजे आए तो कुछ इसी तरह का आरोप बीजेपी लगाने लग गई। दूसरी बात, ये जो खींच है, ये जो झूमा झटकी है, ये बदसलूकी है, ये मीडिया के साथ हुई जो केवल कैमरा लेकर जो भी प्रत्याशी बाहर निकल रहे थे, चाहे विजयी हो या हारने वाले हो, उनसे उनका रिएक्शन ले रही थी। और यहां मीडिया के ऊपर भी अपनी खींच उतारना जो अब एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है कि जब आप एक जगह जीते तो अगर वहां पर पूर्ण विश्वास है, लोकतंत्र में आस्था है आपको लोगों के ऊपर, तो दूसरी जगह जहां हार मिली वहां इस तरह की खींच क्यों? देखिए, रिएक्शन में ईवीएम का मुद्दा तो पूरे समय कांग्रेस ने उठाया। चुनाव में जब अभी परिणाम के दिन भी, परिणाम के समय भी एक ईवीएम को खोलने के मामले में कुछ उन्होंने आपत्ति उठाई और उसको परिणाम को कुछ समय के लिए बाधित किया गया। तो ये कांग्रेस की एक रटी रटाई स्क्रिप्ट है कि प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, ईवीएम में गड़बड़ी है। वास्तव में हम जनाब पर इसी स्क्रिप्ट में अगला डायलॉग तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आ गया ना। और जहां तक इसी स्क्रिप्ट में वही डायलॉग बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी आ गया। देखिए, नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, देखिए मैंने आपसे कहा कि भीड़ में कौन क्या कहता है। जिम्मेदार जितने भी नेता हैं उन्होंने आज इस हार को, जीत को शिरोधार्य किया है और खुले रूप से कहा है। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी बयान मैंने पढ़ा कि एक सहानुभूति की लहर हावी हो गई बाकी चीजों पर। तो ये सब एक परिपक्व राजनेता जो उच्च स्तर पर बैठे हैं वो लोग करते हैं। लेकिन नीचे किसने क्या कहा या कोई कार्यकर्ता से किसी ने बाइट ली, उसने कुछ कहा,
तो हो सकता है कि वो अपने व्यक्तिगत और निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन पार्टी नहीं, ने खैर, यहाँ तो ऐसा कहीं नहीं कहा। जब आपको पूरे और दिन का इस मालू जी, अगर आपको पूरे दिन का परिणाम को हाल भी पता स्वीकार है, अगर किया। आपको कांग्रेस के विरोध की बात पता है, तो आपको निश्चित तौर पर यह भी शायद पता होगा कि जब हार डिक्लेयर हुई तो हार के बाद प्रत्याशी की बाइट ली जा रही थी, किसी कार्यकर्ता की इसमें बाइट नहीं ली जा रही थी। चलिए, हमारे साथ में लक्ष्मण सिंह भी जुड़े हैं। लक्ष्मण जी, एक तरफ जीत एक तरफ हार, किस तरह से इसको लेते हैं? क्या सबसे बड़ी बात यह कि अटेर एक पूरा फोकस बन चुका था नेशनल सिनेरियो पे भी गड़बड़ी को लेकर, ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर, इसलिए शायद कांग्रेस का भी पूरा तवज्जो उस एक जगह पर था? देखिए, कांग्रेस ने दोनों जगह प्रयास किया और अटेर में हम जीते, बांधवगढ़ में हम नहीं जीत पाए। अटेर में मैं हेमंत कटारे को, उनकी टीम को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, विशेषकर जो बूथ पर रहे और जिन्होंने हर तरह की गुंडागिर्दी का सामना किया, उन सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। और अभी आप मालू जी से पूछ रहे थे, मालू जी उसका स्पष्टीकरण भी दे रहे थे कि एक उपचुनाव में विधानसभा के हार के बाद मीडिया के कैमरे तोड़ दिए गए और जब ये 2018 में चुनाव हारेंगे तो पता नहीं क्या हाल होगा, क्या क्या तोड़ेंगे। लेकिन एक मुद्दा ये भी है लक्ष्मण जी, एक मुद्दा ये भी है, एक मुद्दा ये भी है कि विधानसभा के ईवीएम में चुनाव गड़बड़ी की लगातार बात हारे कांग्रेस पर ने उठाई। कांग्रेस एक पार्टी मुद्दा ये ने भी कि कभी ईवीएम में कोई गड़बड़ी की तोड़फोड़ बात नहीं कांग्रेस की। ने उठाई। कुछ हमारे किसी उम्मीदवार ने, पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने जी कैमरे नहीं तोड़े हैं। जी, चलिए ठीक है, इस बात पर तो और मुझसे ये जवाब यही टर्निंग रहे पॉइंट है अटेर का। लक्ष्मण जी, इस बात पर तो हम जवाब यही रहे। टर्निंग पॉइंट है 2018 का। जी, अब मुद्दा यह है कि ईवीएम में गड़बड़ी की बात आपने की, कांग्रेस ने की, सारे देश में इस बाई इलेक्शन को इससे जोड़कर भी देखा गया कि यहां पर ईवीएम में शायद कुछ टेम्परिंग की बात की गई। एक तरफ ईसी कहता है कि आप आइए, देखिए और सिद्ध करके दिखा दीजिए कि टेम्परिंग हुई है या नहीं हुई है, हो सकती है तो आप करके दिखा दीजिए। दूसरी तरफ अब जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी की भले ही कम मार्जिन से सही जीत भी हो चुकी है, तो क्या कांग्रेस का स्टैंड बदलेगा ईवीएम को लेकर? क्या अभी भी लगता है कि ईवीएम में बहुत गड़बड़ियां हुई हैं? अगर हुई हैं तो क्या उसको कांग्रेस सिद्ध करेगी जैसा इलेक्शन कमीशन कह रहा है? देखिए, कांग्रेस ने अपना पक्ष चुनाव आयोग के सामने रखा है। चुनाव आयोग ने, आज मैंने पढ़ा था अखबार में, टीवी में देखा कि उन्होंने चैलेंज किया है कि कोई इसमें टेम्परिंग का सबूत या हैकिंग का सबूत दे दे। उन्होंने कोई तारीख निर्धारित की है। अब उस तारीख तक इंतजार करते हैं, देखते हैं और इसके बारे में उस तारीख के बाद ही कुछ कह पाएंगे हम लोग। लेकिन देखिए, कांग्रेस अकेली नहीं है, 13 विपक्षी दलों ने अपना पक्ष चुनाव आयोग के सामने, राष्ट्रपति जी के सामने रखा है। अब सच्चाई क्या है, कुछ दिनों बाद फाइनली आप मानते हैं क्या कि अटेर में कोई गड़बड़ी हुई? क्योंकि आज भी ये बात कही गई थी कि जो लास्ट के 2 राउंड थे उसमें गड़बड़ी कुछ देखी गई थी। आप मानते हैं, कांग्रेसी मानते हैं, कांग्रेस मानती है कि कोई गड़बड़ी हुई है ईवीएम में? अटेर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत और सजगता के कारण और उनकी हिम्मत के कारण कोई गड़बड़ी कर नहीं पाए, लेकिन पूरी कोशिश की गई थी, हर तरह से प्रयास किया गया था। और जो भाजपा के उम्मीदवार खड़े थे अटेर से, उनका रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है। आप भिंड में जाके उनके बारे में किसी से पूछ सकते हैं। उनको उम्मीदवार बनाने का मतलब ही यही था कि दादागिरी करके कैसे भी करके चुनाव जीतना है। ठीक, लेकिन इस नौजवान ने पहला चुनाव लड़ा, हेमंत, इसने हिम्मत करके ये दादागिरी उनकी नहीं चलने दी। मैं अगला सवाल पूछूंगा कि इस जीत को आप कैसे लेते हैं? कटारे परिवार की जीत लेते हैं, कैंडिडेट की लेते हैं, कार्यकर्ताओं की लेते हैं, या सिंधिया जी की लेते हैं जिनको कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत मेहनत इलाके में की, या पूरी कांग्रेस की लेते हैं? मैं आपके पास लौटूंगा, फिलहाल दीपक जी के पास जा रहा हूं। दीपक जी, आप शाम को भी हम बात कर रहे थे, अब एक ट्रेंड सा बन गया, मीडिया पर कैमरे के ऊपर बदसलूकी कर दो, सारा ठीकरा मीडिया के ऊपर फोड़ दो, निर्वाचन आयोग तक को लपेटे में लिया गया, उनके खिलाफ भी नारेबाजी की गई। क्या कहेंगे इस रवैये पर आप? निश्चित तौर पर ये निंदनीय है, इसलिए क्योंकि
आप मैसेंजर को शूट कैसे कर सकते हैं। हम तो आपके लिए वही चीजें सामने दिखा रहे हैं जो कुछ हो रहा है। पर भिंड की जो स्थितियां हैं कोई नई बात नहीं है। अगर मेरी स्मृति सही है तो भिंड में कुछ वर्षों पहले एक पत्रकार को इसी तरह से जला दिया गया था, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो। इस तरह की बातें वहां पर काफी होती रही हैं। लेकिन जिन परिस्थितियों में ये चुनाव हुआ था और जितना पुलिस बल वहां पर मौजूद था, और आज की जो घटना अरविंद भदौरिया के सामने हुई, जब अरविंद भदौरिया से बाइट लेने के लिए टेलीविजन जर्नलिस्ट गए, उस समय अचानक से उन पर हमला हुआ। तो ये बहुत ही मुझे लगता है खराब है। इसको दोनों राजनीतिक दलों के लिए जितने कड़े शब्दों में इसकी निंदा करना चाहिए और ऐसे तत्वों को रोका जाना चाहिए, अन्यथा आगे होगा कैसे। अरे भाई, ईवीएम में अगर गलतियां हैं तो चुनाव आयोग की समस्या है। अगर रातों रात 5 या 6 थानेदारों को हटा दिया जाता है या कलेक्टर एसपी को बदल दिया जाता है तो ये चुनाव आयोग कर रहा है, ये कोई मीडिया नहीं कर रहा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक बहुत ही जिम्मेदार चैनल के बहुत जिम्मेदार पत्रकार से कहा गया कि आप लोग ऐसा लगता है जैसा कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाई प्रोफाइल चुनाव था, एक नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली हुई थी और चंबल अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, तो उस पर फोकस होना बहुत स्वाभाविक था। और जिस तरह से ईवीएम की जो गड़बड़ी तथाकथित रूप से सामने आई थी कि बटन कोई भी दबाते थे और भारतीय जनता पार्टी का सिंबल निकलता था, हालांकि बाद में वो संदेहास्पद परिस्थितियों की चीजें हो गई, इसलिए बहुत हाई प्रोफाइल था। मीडिया वहां पर रहेगा, हम तो अपना काम कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि जिस तरह से बिल्कुल मीडिया तो तब भी जिम्मेदार था कि उन्होंने उन सारी बातों को इसको लेके जी मीडिया तो तब भी जिम्मेदार था दीपक जी, जब इन सारी बातों को जो मीडिया से कही जा रही थी या निर्वाचन आयोग के लिए कही जा रही थी, उनको भी उन्होंने बीप करके दिखाया, उनको भी उन्होंने एडिट करके दिखाया। अगर वो सारे वर्जन्स जाते जनता के बीच में, लोगों के बीच में, तो शायद और ऑकवर्ड सिचुएशन बन सकती थी जवाब देने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद इस जीत के और एक तरफ जो मिली हार है दोनों पार्टियों के लिए, उसके मायने तलाशेंगे ब्रेक के बाद। चलिए अब मध्य प्रदेश में अटेर और बांधवगढ़ के नतीजों के बाद में रिएक्शंस की बात कर लें। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। हेमंत कटारे को मैं बधाई देना चाहता हूं। पूरी दमदार तरीके से चुनाव लड़ा है कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में, और सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता को भी मैं बधाई देना चाहता हूं जो एकजुटता के साथ इस चुनाव अभियान में कूदा है और कांग्रेस का परचम जनता के बीच में वो लहरा पाया है। लक्ष्मण जी हमारे साथ में। लक्ष्मण जी, लगातार कांग्रेस में परिवर्तन की बात उठती रही है और किसको कमान सौंपी जाए 2018 के पहले, भले ही कोई खुलकर स्वीकार नहीं करता, लेकिन कभी दिग्विजय सिंह जी का नाम आता है, कभी सिंधिया जी का नाम आता है, कभी कमलनाथ जी का नाम आता है। क्या इस जीत के बाद में या जो आज के नतीजे हैं इसके बाद में कोई मोहर लगेगी, ये बात स्वीकार की जाएगी कि अब किसी को कमान सौंपी जाने का वक्त आ चुका है? क्या खुलकर इस बात को कहा जाएगा? क्या नतीजे किसी भी तरीके से कांग्रेस की भीतरी राजनीति में कोई मायने रखते हैं? लक्ष्मण जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लक्ष्मण जी को मेरी आवाज नहीं मिल रही। गोविंद जी के पास चलते हैं। गोविंद जी, आवाज नहीं आ रही जी। गोविंद जी, क्या इस नतीजे के बाद में, जैसे कांग्रेस का यह कहना है कि ये परिवर्तन की शुरुआत हो गई, 2018 में जो परिवर्तन आने वाला है कांग्रेस के पक्ष में, ये उसकी शुरुआत हो गई और सारे देश में भी इस बाई इलेक्शन की चर्चा थी, क्या ऐसा मानते हैं आप? अभी आ रही कांग्रेस अगर इस भ्रम में है तो हमने मुबारक हो कि उस भ्रम में रहें। अभी कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए आवाज नहीं आ रही। जी जी, कहिए। हमेशा चुनाव में जिस ढंग के निर्णय आए हैं, जिस ढंग का जनादेश मिला है, उसके बाद भी उन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि इसका विश्लेषण किया जाए कि आखिर हम कहां खड़े हैं। इस चुनाव में भी सत्यदेव कटारे जी जब जीते थे वो मार्जिन कितना था और आज उनके सुपुत्र ये चुनाव में विजयी हुए तो वो मार्जिन कितना रहा। बांधवगढ़ का 2013 का जो चुनाव था उसमें कितना अंतर से जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार की और आज कितने अंतर से जीत हुई है, ये इस बात को सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार भी बढ़ा है, उसके प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ा है और मतदाताओं का रुझान भी बढ़ा है।
और देश भर की जो स्थितियां हैं वो इस बात का परिचायक है और इस बात का ठीक है, चलिए, पुष्टि मतलब करती है कांग्रेस का जो कि दावा है आप भारतीय उसको जनता सिरे से पार्टी खारिज की करते विकास की हैं। नीति लक्ष्मण जी, एक तरफ कांग्रेस ने ये दावा किया है, एक तरफ ये बिल्कुल, दावा बिल्कुल, किया है कि बिल्कुल। 2018 ये- में परिवर्तन की शुरुआत हो गई है, लेकिन भीतर भी परिवर्तन की मांग उठ रही है कि अब आप नेतृत्व को परिवर्तित नहीं। कीजिए। क्या इसका वक्त अब तय मान रहे हैं आप, लक्ष्मण जी? जी, लक्ष्मण जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? आवाज ही नहीं आ रही क्या? चलिए, दीपक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही? जी ठीक है, हम कोशिश करते हैं आपसे जुड़ने के लिए। दीपक जी, एनालिसिस के तौर के ऊपर अगर हम आज के नतीजों को देखें, क्या वाकई में कांग्रेस को परिवर्तन की बात सोचने या ये दावा करने कि 2018 में परिवर्तन की लहर की शुरुआत आज से हुई है, भीतर परिवर्तन करना पड़ेगा और बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा? दोनों पार्टियों के लिहाज से कैसे देखते हैं? पुनीत जी, मुझे लगता है कि मेरा नंबर आता जब नहीं मिलती। एक चुनाव से बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता, पर जैसा कि माना जाता है कि परंपरागत रूप से उपचुनाव सत्ताधारी दल ही जीतता है। उन परिस्थितियों में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना सबसे सशक्त उम्मीदवार अरविंद भदौरिया अपने आप में एक बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी का बन गए थे, खासतौर से जब से उन्होंने बड़ा मलहरा चुनाव में उमा भारती की प्रत्याशी को हरवाया था, और उनकी एक अपनी धाक है, तो शायद इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के ही बहुत सारे लोगों ने उनको वहां पर हरवाया भी है। पर जिस तरह से अटेर में गोविंद सिंह, जो कि दिग्विजय सिंह कैंप के माने जाते हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मिलकर चुनाव लड़ा, ये मुझे लगता है कि ये जरूर बड़ा संकेत है मध्य प्रदेश के लिए कि अगर कांग्रेस के नेता सचमुच में अगर मिलकर चुनाव लड़ें तो शायद उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। पर हमने देखा कि वो जो चीज है, जीत के पहले तक नेता अलग होते हैं, जीत के बाद अलग हो जाते हैं। तो अगर सचमुच में ईमानदारी से, और आपने कहा था अभी, देखिए नाम अब मध्य प्रदेश में 3 ही बचे हैं मोटा मोटी। दिग्विजय सिंह का आपने नाम जरूर लिया, लेकिन वो क्लियर कर चुके हैं कि वो मध्य प्रदेश नहीं आना चाहते, और वो बात के पक्के आदमी है, ये तो अब दुनिया जानती है, तो मध्य प्रदेश नहीं आएंगे। बचे कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और 2 नाम अरुण यादव और अजय सिंह, जो नेता प्रतिपक्ष और इसके नाते हैं। तो है यही लोग, अगर ये सचमुच में चारों लोग मिलकर लड़ लें, ईमानदारी से लड़ लें, जो मुझे लगता है कि ईमानदारी नहीं है इन लोगों में, अगर ईमानदारी से लड़ लें तो 2018 में इतनी एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में हो चुकी है, कांग्रेस के लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं होगी। चलिए, और मुझे एक लगता है नाम कि कोई लेना कांग्रेस के चाहेंगे नेता क्या? ही अपने दीपक आप जी, की सबसे बड़ी दीपक जी, मुश्किल कोई खुद ही एक मुश्किल नाम कर लेना दी। चाहेंगे क्या लक्ष्मण जी कि इनके हाथ में कमान जी। जानी चाहिए? क्या इस पर कोई निजी राय दे पाएंगे? वो आप ही हमारी तरफ से पूछ लीजिए अगर मेरी आवाज ना पहुंचे तो। देखिए, ऐसा है कि बार बार आप लोग मीडिया वाले हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, बार बार आप फोकस करते हैं हमारे लीडर्स पे। देखिए, हम लीडर्स जो हैं वो केवल अपना भाषण देके अपने आगे जाते हैं, लेकिन बूथ पे जो लड़ते हैं उनकी चर्चा कोई नहीं करता। वही चाहते हैं साहब ये कि कोई एक हमारी जो नेता हो, दमदार नेता 2018 हो। में चुनाव की रणनीति होगी, ये नेताओं पर आधारित नहीं होगी, ये हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं पर, बूथ कमेटियों पर आधारित होगी। हमारे बूथ कमेटियों के, बूथ के कार्यकर्ताओं के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे, ठीक है, और चलिए। सब नेता मिलकर लड़ेंगे। ये बात पुरानी हो गई कि इन नेता में विवाद, उन नेता में विवाद, बहुत चलिए, हो ठीक गया। है। 10-15 हर साल बार में हम लोगों ने लक्ष्मण जी, जो मेरा गलतियां के- की उसको हमने सुधार लिया है, और बिल्कुल, आगे भी बिल्कुल। और लक्ष्मण जी, 2013 के चुनाव में जब हम बात कर रहे थे, प्री इलेक्शन बात कर रहे थे, तो आप ही ने कहा था कि कांग्रेस को कांग्रेस हराती आई है। ऐसा कई बार हुआ, इसीलिए कार्यकर्ता चाहते हैं कि सब मिलकर ही साथ लड़ें, लेकिन वो छत्रप कौन सा होगा जिसके साथ सब आ पाएंगे, ये देखना होगा। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त खत्म हो गया, वरना चर्चा को आगे बढ़ाते। फिलहाल आज का नतीजा दोनों पार्टियों के लिए एक सबक भी है और खुश होने का एक मौका भी है। नमस्कार।